क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। हमें यह बताना है कि क्या -150 इस AP जिसके टर्म दिए हैं 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, इसका एक टर्म -150 है या नहीं है। हमें यह बात चेक करके बतानी है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि किसी भी AP में कोई भी टर्म अगर उसका AP का एक पार्ट होगी तो वो किसी न किसी नंबर पे आएगी। नंबर का मतलब कि वो किसी न किसी नंबर की टर्म पर आएगी, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, किसी न किसी नंबर ऑफ टर्म पे वो वाली वैल्यू आएगी अगर वो किसी AP की एक टर्म है तब। हम यहाँ देखते हैं अगर ये किसी एक नंबर पे आती है यानी कि नंबर ऑफ टर्म पे ये आती है, यानी -150 जो है वो किसी भी AP में किसी नंबर पे आती है तो इसका मतलब है कि वो एक AP का पार्ट है। यानी नंबर ऑफ टर्म जो होगी वो कुछ ना कुछ आंसर हमें फाइंड होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ फाइंड होनी चाहिए। एग्जाम्पल तौर पे इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक AP लिख रहा हूँ 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पर एक AP लिख दी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ये इसमें कुल कितने टर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने इसमें लिखे हुए हैं बोर्ड पे उनमें से कितने टर्म हमें दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, हमें 5 टर्म दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो आपको कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसको भी यहां से इरेज कर देता हूं, अब आपको कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। क्या कहीं आपको ऐसा कोई आंसर फाइंड हुआ है जो डेसिमल में आया हो, 2.5 टर्म हो, 3.5 टर्म हो? ऐसा कोई आंसर आपको फाइंड अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी हम लोग काउंटिंग ऑफ टर्म्स करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, तो वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होता है। यानी टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में आएगी। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 100 होगी, 200 होगी। कोई ना कोई नेचुरल नंबर में टर्म का आंसर आएगा कि कितनी टर्म है, तो वो जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन में समझते हैं, अगर ये -150 इस AP की एक टर्म है तो अगर हम इसको nth टर्म मान लेते हैं ये nth टर्म होगी, तो इसको हम लोग अगर अपने फॉर्मूले पर Tn = a + n-1 × d, इस फॉर्मूले पे इसको अगर हम लोग फिट करेंगे तो n की वैल्यू कोई ना कोई नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आती है इसका मतलब ये है इसकी एक AP की एक टर्म है, अगर नहीं आती है तो इसका मतलब AP की एक टर्म नहीं है। उम्मीद आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं लेट -150 इज अ nth टर्म ऑफ AP। इस गिवन AP की ये nth टर्म है, तो हमारे पास फॉर्मूला है Tn = इसी को हम लोग Tn भी लिखते हैं और An भी लिखते हैं। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको समझाया था कि हम इसको Tn भी लिख सकते हैं और An भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग An से भी डिनोट कर सकते हैं और Tn से भी डिनोट कर सकते हैं। इक्वल टू a + n-1 × d। आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस AP में जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है वो क्या है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके अभी इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है a वो गिवन है 11। हमारे पास जो d है कॉमन डिफरेंस वो क्या है 8 - 11 = -3। हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वही हमें फाइंड करना है कि कौन सी टर्म कितनी टर्म यहाँ होगी। और जो nth टर्म है Tn, या इसी को हम लोग An बोल लें, ये हमें फाइंड है, पहले से गिवन है -150। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले पे इन सारी चीज़ों को पुट करते हैं। देखते हैं Tn की वैल्यू -150 इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 11 + n-1 इंटू D की वैल्यू -3। अब हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। 11 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं, इक्वल टू n-1 इंटू -3।
अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने 11 यानी यहाँ पर जो भी a का मैंने जो वैल्यू रखी है पिछले जितने क्वेश्चन थे उसमें मैंने इनको यहीं पे छोड़ दिया था और मैं d से मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकाल रहा था। हम चाहते तो पिछले भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते थे, हम 11 को यहाँ भी जो ये a की वैल्यू होगी इसको हम इक्वल टू की इस साइड यहीं पर हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, तब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी होती। अभी भी हम कर सकते हैं, उस टाइम भी कर सकते थे। तो हम यहाँ देखते हैं -150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है -161 इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब -3 चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको हम इक्वल टू इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, -161 बाई -3 इक्वल टू n-1। माइनस माइनस कट हो गया। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे 161 को, तो आप देख सकते हैं कि 3 5 जा 15, यहाँ 1 कैरी हुआ 11 हुआ, 3 3 जा 9, अब यहाँ 2 कैरी हुआ। अब आगे हमें इसको डेसिमल लगाना पड़ेगा पॉइंट में, 2 पे एक 0 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया 3 6 जा 18, हम यहाँ 2 डिजिट करके इसको छोड़ देते हैं इक्वल टू n-1। अब n की वैल्यू हमको निकालना है तो -1 को इक्वल टू इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 53.66 है, ये 54.66 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने n की जो वैल्यू फाइंड की है वो क्या फाइंड की है, वो हमने एक डेसिमल नंबर फाइंड किया है। क्या हुआ है, डेसिमल नंबर, n क्या आया है, डेसिमल नंबर आया है। जबकि कभी भी किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में नहीं आएगी, वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। इसका मतलब हुआ, इससे ये प्रूव होता है कि ये जो हमें टर्म दी गई है -150, ये इस एपी का एक पार्ट, इस एपी की एक टर्म नहीं है। जिस तरह से ये एपी हमें दिख रही है उस एपी का ये पार्ट नहीं है। तो उम्मीद आप इस सारी बात को समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसकी हमें 31st टर्म फाइंड करने से के लिए कहा जा रहा है। अब उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, हुज, जिस एपी की 11 टर्म 38, जिस एपी की हमें 31st टर्म फाइंड करनी है उसी की 11 टर्म हमें गिवन है 38 है, उसकी वैल्यू 38 है, एंड 16 टर्म 73, और उसी एपी की 16 टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 73 है। तो हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, A11 हमें गिवन है। क्या गिवन है, A11 यानी 11 टर्म गिवन है, वो क्या है 38 है। और क्या गिवन है, हमें A16 भी गिवन है, 16 टर्म, वो कितनी है 73 है। हमें ये दो बातें गिवन है और हमें निकालना क्या है, 31st टर्म निकालना है। अच्छा, इस एपी का फर्स्ट टर्म जो हम लोग A समझते हैं वो हमें गिवन नहीं है, तो उसको हम लोग A ही मान लेंगे, और इसका कॉमन डिफरेंस भी हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगी इसकी, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A होगी, और जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम लोग D ही मान लेते हैं, D से ही डिनोट कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे A11 हमें दिया है, तो हम लिख सकते हैं A11 इक्वल टू A प्लस 10D। A11 की वैल्यू A प्लस 10D के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी टर्म को निकालते हैं तो उससे A के कम D होता है, A प्लस 10D। अब A11 की वैल्यू हमको गिवन है 38 इक्वल टू A प्लस 10D, A प्लस 10D। इसको हम लोग अपना इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब हम अपने इसी क्वेश्चन में और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम देख रहे हैं कि 16 टर्म हमें गिवन है। A16 इक्वल टू, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A16 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 15D होनी चाहिए, क्योंकि हमें 16 टर्म फाइंड करनी है। सॉरी 16 टर्म हमें का हमने फॉर्मूला लिखा है, तो 16 टर्म उससे एक कम D होगा, A में ऐड कर देंगे, यानी फर्स्ट टर्म उससे एक कम D ऐड कर देंगे तो 16 टर्म मिल जाएगी। A16 की वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 73 इक्वल टू A प्लस 15D। यहाँ दोनों जगह आप देख सकते हैं मैंने A और A लिखा है, चूंकि सेम एपी वही एपी है जिसका फर्स्ट टर्म इस वाले के जो फर्स्ट टर्म होगा वही इसके लिए भी फर्स्ट टर्म होगा, जो इसके लिए कॉमन डिफरेंस होगा वही इसके लिए भी कॉमन डिफरेंस होगा, इसलिए हमने दोनों जगह सेम चीज़ें लिखी है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ दोनों इक्वेशन को लिखते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
आप जानते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। ए से ए कट आउट हो गया और यहाँ देखते हैं 10D 15D आपस में ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5D बचेगा, लेकिन 15 बड़ा है इसलिए -5D इक्वल टू 38 से 73 हम लोग माइनस करेंगे या 73 से 38 माइनस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 38 जब हम लोग 73 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। आंसर आ गया यहाँ पर 35, लेकिन चूंकि 73 बड़ा है इसलिए यहाँ भी माइनस का 35। अब हम देख सकते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D इक्वल टू 35/5 इक्वल टू 7। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया है 7। इस AP का हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया है 7। अब हम इसी D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि A प्लस 10D इक्वल टू 38 है। हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू 7 आई है इक्वल टू 38। A प्लस 70 इक्वल टू 38। A इक्वल टू 38 माइनस 70 इक्वल टू, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 32। यानी A की वैल्यू जो हमें फाइंड हुई है वो क्या आई है 32, लेकिन ये 32 किसका होगा माइनस का होगा। चूंकि 70 बड़ा है इसलिए हमको -32। आपने देखा कि इस तरह से हमने A की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। यानी जिस AP की यहाँ बात हो रही है उस AP का हमें 11 टर्म गिवन था, 16 टर्म गिवन था और हमें उसका 31st टर्म निकालना था। तो जब हमें 31st टर्म निकालना है तो हमें उसका A यानी फर्स्ट टर्म फाइंड होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड होना चाहिए। तो हमने इस गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमने A भी फाइंड कर लिया है और हमने D भी फाइंड कर लिया है। अब हम इसका 31st टर्म फाइंड करते हैं। तो A 31st इक्वल टू, अब ये क्या होगा A प्लस 30D। चूंकि आप जानते हैं कि जिस टर्म को हमें फाइंड करना होता है उससे एक कम D हम लोग फर्स्ट टर्म में ऐड कर देते हैं, तो वो टर्म जो हमें चाहिए होती है वो फाइंड हो जाती है। अब आप देख सकते हैं A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू हमने फाइंड की है 7। D की वैल्यू 7 -32 प्लस 30 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। अब आप देख सकते हैं 210 से जब हम लोग 32 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 178। इस तरह से आपने देखा कि हमने A31 की वैल्यू फाइंड कर ली है 178। उम्मीद है आप सारी बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP है जिसमें 50 टर्म हैं। अभी हमें इतनी ही बात से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इस AP में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें 50 टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। उसी AP की थर्ड टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106 और उसकी जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म इज 106 है। फाइंड द 29th टर्म, तो उसकी 29th टर्म हमें फाइंड करनी है। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं AP में 50 है नंबर ऑफ टर्म्स। हमें थर्ड टर्म गिवन है यानी A3 हमें क्या गिवन है 12 है। उसके अलावा हमें उसकी लास्ट टर्म यानी A50 लास्ट टर्म, टोटल 50 टर्म है इसलिए लास्ट टर्म उसकी A50 होगी। A50 भी हमें गिवन है 106। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। हमें बताना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है 29th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो पहले अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन से हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हम जानते हैं Tn इक्वल टू या An इक्वल टू Tn भी लिख सकते हैं An भी लिख सकते हैं इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग nth टर्म फाइंड करते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास थर्ड टर्म है तो हम n की वैल्यू 3 रख देते हैं, यानी A3 इक्वल टू A प्लस n यानी 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है। न हमें फर्स्ट टर्म फाइंड है न हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड है। हमें इन दोनों को फाइंड करना है तब जाके हम 29 टर्म फाइंड कर पाएंगे। A3 थर्ड टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 12 इक्वल टू A प्लस 2D। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं हमें लास्ट टर्म यानी 50th टर्म भी उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो हम यहाँ लिखते हैं अपना फॉर्मूला फिर से A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। 106 इक्वल टू A प्लस 49
डी। अब आप देख सकते हैं 106 इक्वल टू ए प्लस 49D। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, 106 इक्वल टू ए प्लस 49D और सेकंड इक्वेशन है एक 12 इक्वल टू ए प्लस 2D। हमारे पास दो इक्वेशन है, हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप जानते हैं जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, ए से ए कैंसिल आउट, चूँकि एक प्लस एक माइनस। 106 में से हम लोग 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 94 इक्वल टू 49D में से हम लोग 2D माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 47D। अब 47D इक्वल टू 94, D इक्वल टू 94 बाई 47 इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने देखा हमने D फाइंड कर लिया है, D की वैल्यू फाइंड हो गई है 2, D की वैल्यू 2 आ गई, यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया वो क्या है, वो 2 है इस AP का। अब जब हमें D फाइंड हो चुका है तो हम इस D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, हम इसको D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 12 इक्वल टू ए प्लस 2D, 12 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 हमने फाइंड की है, 12 इक्वल टू ए प्लस 4, ए इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो इस तरह से आपने देखा ए हमने फाइंड कर लिया, यानी फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली है, वो क्या हो गई है, वो हमारे सामने अभी फाइंड हुई है 8 आई है। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया है। जब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया है तो हमें फाइंड जो करना था अब हम उसको इजीली फाइंड कर लेंगे 29 टर्म। 29 टर्म फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना जरूरी था और कॉमन डिफरेंस भी हमें चाहिए था। अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमको फाइंड करना है A29। ये क्या हो जाएगा, A प्लस 28D। आप जानते हैं इससे A कम D होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट 28D लिख रहे हैं। आप पहले से ये फॉर्मूला जानते हैं कि हम चाहते तो इस तरह भी लिख सकते थे A29 इक्वल टू 29 माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये सॉल्व करने पे वापस वही आएगा जो मैंने पहले लिखा था 28D, तो मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया था। A29 इक्वल टू ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2, 8 प्लस 28 2 जा 56 इक्वल टू, अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 64, यानी A29 हमने फाइंड कर लिया है 64, और यही हमें फाइंड करना था कि A29 की वैल्यू क्या होगी, यानी 29 टर्म की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिस स्टेप्स को हम लोग कर रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक इस बात को समझना है, बहुत केयरफुली इस बात को देखना है कि हम लोग किन किन स्टेप्स को करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में इन स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके स्टेप्स कहीं मिसिंग हो जाएंगे तो इसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे। अगर आप 100% मार्क्स चाहते हैं तो आपको सारे स्टेप को ध्यानपूर्वक यानी केयरफुली समझना होगा और केयर के साथ ही इसको लिखना भी होगा। जब अपने बोर्ड एग्जाम में आपके सामने पेपर आएगा तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे और पढ़ के एक एक स्टेप के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8। एक AP है जिसकी थर्ड टर्म एंड 9 टर्म हमें गिवन है 4 and -8 है। अगर कोई एक AP है जिसकी थर्ड टर्म हमें गिवन है 4 है और उसकी 9 टर्म हमें गिवन है -8 है, विच टर्म ऑफ द AP 0, तो हमें बतानी है कि उसी AP की कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू 0 होगी। यानी मान लेते हैं वो n टर्म होगी, तो हमें ये बताना है कि किस टर्म की वैल्यू 0 होगी, यानी नंबर ऑफ टर्म हमें बताना है, n बताना है। तो हम सबसे पहले अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और अपना गिवन लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, A3 हमें गिवन है 4 है, यानी थर्ड टर्म जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू 4 है। और हमें A9 भी गिवन है, उसकी वैल्यू -8 है। A9 कितनी है, -8 है। हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है n, लेकिन हमें एक बात और गिवन है कि वो जो n होगी, जिस नंबर को हमें फाइंड करना, उस नंबर की n टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 0 है। n टर्म की वैल्यू 0 है।
तो हम देखते हैं, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें A3 यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 इक्वल टू A प्लस 2D हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। अब A3 की वैल्यू हमें गिवन है 4 इक्वल टू A प्लस 2D। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं इसी गिवन इन्फॉर्मेशन में कि हमें 9th टर्म गिवन है, यानी A9 हमें गिवन है। A9 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 8D होगी। हमने पहले भी बताया है कि जिस टर्म की हम बात करते हैं उससे एक कम डी को हम लोग फर्स्ट टर्म में ऐड कर देते हैं तो वो हमें वो टर्म फाइंड हो जाती है। हमने देखा A9 इक्वल टू A प्लस 8D। A9 की वैल्यू भी हमें गिवन है -8, क्वेश्चन में गिवन है, और A प्लस 8D न हमें A गिवन है न D गिवन है, न हमें फर्स्ट टर्म गिवन है न हमें कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हमें इन दोनों को फाइंड करना है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से -8 इक्वल टू A प्लस 8D और 4 इक्वल टू A प्लस 2D। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल आउट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों हमारा माइनस है, तो -12 इक्वल टू, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6D, या D इक्वल टू -12/6 इक्वल टू -2, यानी हमारे पास D क्या फाइंड हो गया है? -2। D हमें क्या फाइंड हुआ है? -2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने D फाइंड कर लिया है -2। अब जब हमें D फाइंड हो गया है तो हम इसी D की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट D इक्वल टू -2, जो भी हमें फाइंड हुआ है, अभी यही हमें फाइंड हुआ है। पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो 4 इक्वल टू A प्लस 2D, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। 4 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू भी हमने फाइंड की है -2। 4 इक्वल टू A, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, -4। A इक्वल टू 4 प्लस 4, A इक्वल टू 8। तो इस तरह से आपने देखा हमने फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली है 8। A की वैल्यू क्या आई है? 8। अब जब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली है, हमने कॉमन डिफरेंस D फाइंड कर लिया है, जब हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली है तो हमें जो चीज़ फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म, यानी जिस टर्म की वैल्यू 0 आ रही हमें वो फाइंड करना है। 0 तो वैल्यू गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है n। तो अब हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि मान लेते हैं वो nth टर्म होगी जिसकी वैल्यू 0 होगी, उसकी वैल्यू 0 गिवन है। अब a हमें फाइंड हो चुका है 8 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और d की वैल्यू हमें -2 भी फाइंड हुई हमने। अब हम देखते हैं 8 को हम लोग इक्वल टू इस साइड लाते हैं, तो -8 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। अब -2 यहाँ मल्टीप्लाई में ये भी इक्वल टू इस साइड आएगा, तो ये अब ये मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड हो जाएगा, -8 बाई -2 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से यहाँ 4 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो जो n की वैल्यू आई यानी नंबर ऑफ टर्म आया जिसकी वैल्यू 0 होगी, वो n की वैल्यू क्या आई है? 5। इस तरह से आपने देखा हमने इसको फाइंड कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। कोई एक AP है, उसकी 17th टर्म जो है वो उसी AP की 10th टर्म से 7 एक्सीड करती है, यानी 7 ज़्यादा है। यानी हम इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एक AP की 17 टर्म और 10th टर्म के बीच का डिफरेंस 7 है, यानी 17 टर्म की जो वैल्यू है वो 10 टर्म की वैल्यू उसमें अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर 7 आना चाहिए, यानी 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। अब इसमें आगे हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है सिर्फ। अब हम अपने जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 17 टर्म और 10 टर्म का हमें एक रिलेशन दिया गया इस क्वेश्चन में। आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, ये जो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं। इनमें लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझें, बहुत ही केयरफुली समझें। जिस लैंग्वेज में बातें लिखी गई हैं, जिस
तरह से बातों को हमें एक्सप्रेस किया गया है इस क्वेश्चन में, हम अगर उसकी थीम को, उसके मेन मीनिंग को समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसी बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट वाइज करके किस तरह से समझना चाहिए। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक एपी है जिसकी 17th टर्म और 10th टर्म, दो टर्म हैं, उन दोनों टर्म में से 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी 17 टर्म और 10 टर्म का जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे 7 आना चाहिए। तो इसमें हमें दो टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। हम पहले 17 टर्म फाइंड कर लेते हैं, वो उसकी क्या हमें वैल्यू दिख रही है, अगर वो सिंबल में ही आएगी, फाइंड वैल्यू नहीं आएगी, वो हम लोग फॉर्मूले में ही उसकी वैल्यू निकालेंगे, और 10 टर्म की वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूले में, फिर हम लोग उसको अपना आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A17 निकालते हैं। A17 इक्वल टू A + 16D, A + 16D होगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और हमें क्या निकालना है, A10, हमें 10 टर्म निकालनी है, A + 9D, 10 टर्म A + 9D होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ये दो चीज़ें हमने ले ली। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 17 टर्म है ये 10 टर्म से 7 ज़्यादा, यानी इनके बीच का डिफरेंस 7 है, यानी A17 इक्वल टू A10 + 7, यानी A10 में 7 ऐड कर देंगे तो A17 मिल जाएगी। या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A17 में से A10 यानी 10 टर्म हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह से हमने अभी इसके पहले लिखा था, अगर हम A10 को इक्वल टू के अदर साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही हो जाएगा, यानी A10 + 7। आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी इसको हमने यहाँ पे इरेज कर दिया, तो वही चीज़ आई जो मैंने पहले लिखा था। इसी बात को मैं यहाँ पे फिर उसी तरह लिख दे रहा हूँ कि A17 इक्वल टू A10 + 7, A10 में 7 ऐड कर देंगे तो A17 बन जाएगा, यानी A17 7 ज़्यादा है, तो इक्वल, दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इस साइड में 7 ऐड करना होगा, या तो इस साइड से 7 माइनस कर दें या इस साइड में 7 हम लोग ऐड कर दें। अब हम देख रहे हैं कि हमारा A17 की वैल्यू क्या है। A17 की जो हमने फॉर्मूले में वैल्यू फाइंड की है वो A + 16D है, इक्वल टू A10 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, A + 9D हमने फाइंड की है, +7। अब हम सारे नंबर जो हमारे पास ये हैं वेरिएबल्स हैं, इनको हम लोग एक साइड में कर लेते हैं। A + 16D माइनस A इक्वल टू की साइड जाएगा तो माइनस 9D इक्वल टू 7। अब हम देख रहे हैं प्लस A से माइनस A कैंसिल आउट, 16D और 9D इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7/7 इक्वल टू D इक्वल टू 1। हमें यही फाइंड करना था कि कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा। हमने फाइंड कर लिया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 1 होगा। इस तरह से आपने देखा हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्वेश्चन को बहुत इजीली समझिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक AP है जिसका हमें टर्म्स दिए हुए हैं 3, 15, 27, 39, ये एक AP है, इसकी कौन सी टर्म यानी किस नंबर की टर्म, नंबर ऑफ टर्म 132 मोर देन है, यानी ये 132 ज़्यादा है किससे, इट्स 54 टर्म। इसी AP की 54 टर्म से 132 ज़्यादा वैल्यू किस टर्म की है, कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू 54 टर्म की वैल्यू से 132 ज़्यादा है, मोर है। तो हमें ये फाइंड करना है। हम मान लेते हैं कि वो जो टर्म होगी वो nth टर्म होगी, तो पहले हमको ये फाइंड करना होगा कि उस टर्म जो nth टर्म है उसके बीच और 54 टर्म के बीच डिफरेंस जो होगा वो 132 के इक्वल होगा। आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें ये कहा जा रहा है कि कोई एक टर्म होगी, जो टर्म, उस टर्म की कौन सी नंबर की टर्म हमें नहीं मालूम, हमें उसी को फाइंड करना है। उस टर्म की वैल्यू 54 नंबर की जो टर्म है उसकी जो भी वैल्यू होगी उससे 132 और मोर है, और ज़्यादा है, और एक्स्ट्रा है।
तो हम पहले इसमें 54 टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग उस टर्म को फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू इससे 132 ज़्यादा है, फिर उस टर्म से इस टर्म को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 132 आना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं, पहले अपना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें जो ए गिवन है 3, AP को देख के हमें मालूम हो रहा है फर्स्ट टर्म हमारी 3 है। हमें डी गिवन है, हम लोग सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 12 है। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म, किस नंबर ऑफ टर्म जो है, किस नंबर की टर्म इस 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। अच्छा, 54 टर्म की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम है। अब हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, पहले हम अपना A54 फाइंड कर लेते हैं। A54 क्या होगा, A + 53D होगा। A + 53D, आप जानते हैं कोई भी टर्म होगी उससे एक कम D को फर्स्ट टर्म में हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हमारा आ जाता है उस नंबर की टर्म। A54 हमें फाइंड नहीं है, तो पहले हम A54 फाइंड कर रहे हैं। A की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, 3 है, प्लस D की वैल्यू हमें पहले से फाइंड है 12, D की वैल्यू 12 इक्वल टू 3 + 53 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63। इस तरह से आपने देखा 3 + 3 63। अब हम इसको 3 + 6 36। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 639, यानी जो A54 आई है वो क्या आई है, 639। A54 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। अब हमें क्वेश्चन जो कह रहा है ATQ, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि एक जो टर्म हमें फाइंड करनी है, जिस टर्म के बारे में बात हो रही है, वो टर्म इस 54 नंबर वाली टर्म से भी 132 मोर है, 132 मोर है। इसलिए हमारे पास जो AN, जिस नंबर ऑफ टर्म की हम बात कर रहे हैं, हम लिखते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AN क्या होगा, A54 + 132, इसकी वैल्यू A54 की वैल्यू और 132 उसमें ऐड करने में जितना आंसर आता है उसके इक्वल होना चाहिए। तो AN यानी जिस नंबर ऑफ टर्म की हम बात कर रहे हैं वो, उसकी वैल्यू A54 की वैल्यू में 639, इसमें हम लोग 132 ऐड कर देते हैं तो उसके इक्वल होगा। अब हम देखते हैं 9 में 2 ऐड करते हैं तो 11 आता है, 1 कैरी 1, 3 3 6 और 1 कैरी 7, 6 और 1 7, 771, यानी AN की वैल्यू, जिस AN की हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, 771। ये अभी हमें AN मिला है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म, किस नंबर की टर्म वो हमें फाइंड अभी नहीं है। तो अब हमें जब AN फाइंड हो गया है तो हम AN की मदद से हम लोग नंबर ऑफ टर्म यानी कि N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि AN = A + N - 1 × D होता है। AN की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 771, और A हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है 3 + N - 1 × D हमें क्वेश्चन में गिवन है 12। 771 इक्वल, अब यहाँ पे हम लोग 3 को इधर कर लेते हैं, -3 = N - 1 × 12। यहाँ हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाता है 768 = N - 1 × 12। अब ये N - 1 और 12 दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, 12 को हम इक्वल टू की साइड ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 768/12 = N - 1। हम 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 6 टाइम गया 72 हुआ। अब यहाँ से हमारे पास जो कैरी होता है वो 4 होता है, 4 और 8, 12 4 जा 48, 64 = N - 1। अब N की वैल्यू क्या आएगी, ये इस -1 को इक्वल टू इस साइड लाएंगे तो 61 में +1 हो जाएगा, 64 + 1 = 65। जो N की वैल्यू आई वो क्या आई है, 65। यानी जिस नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी थी वो हमने उसकी वैल्यू तो फाइंड कर ली थी, यानी कि वो उस नंबर के टर्म की वैल्यू कितनी थी, 771। AN की वैल्यू 771 थी, लेकिन वो किस नंबर की टर्म थी, नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड नहीं था। तो इस फॉर्मूले से हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लिया, वो होगा 65 नंबर की टर्म होगी, यानी N = 65। इस तरह से आपने देखा, हमने इसको इन स्टेप्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।